क्वेश्चन है एनिमल प्रोटीन रेजिस्टिंग टू प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर। नाउ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या रहते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं। फाइन, तो प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स को हम कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनिमल के ऐसे कौन से प्रोटीन हैं जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम द्वारा नष्ट नहीं किए जाते, जो उसके लिए रेजिस्टेंट है। ओके, ऑप्शंस हमको क्या दिए हैं? कोलेजन, एक्टिन मायोसिन, केराटिन एंड ऑल ऑफ दीज। ओके, नाउ कोलेजन यूजुअली हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में होता है, राइट? बोन्स, टेंडॉन्स, कार्टिलेज, इनमें। केराटिन हमें पता है नेल्स, हेयर्स, इन सारी चीजों में होता है। एक्टिन मायोसिन अगर हम यूजुअली देखें तो हमारे मसल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है वो यूजुअली आपके फाइब्रस प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट नहीं करते, या फिर मैं कहूँ अलग शब्दों में कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को रेजिस्टेंट होते हैं आपके फाइब्रस प्रोटीन्स। ओके, फाइब्रस प्रोटीन्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज स्क्लेरोप्रोटीन आर insoluble in water and spiral shaped and are resistant to proteolytic enzyme. What are fibrous proteins? जो जिनका शेप लीनियर होता है। Whereas दूसरी तरफ अगर हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को देखें तो वो समवॉट स्फेरिकल शेप में रहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप इनका दो है, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। फाइब्रस यूजुअली जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उनमें पाए जाते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का जो फंक्शन है यूजुअली सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड ऑल इन सब चीजों में होता है। सो ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स है दे आर रेजिस्टेंट टू प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब अगर हम देखते हैं कोलेजन, एक्टिन मायोसिन और केराटिन को, तो ये तीनों के तीनों फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये तीनों ही फाइब्रस प्रोटीन्स हैं और हमें पता है फाइब्रस प्रोटीन के ऊपर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेजिस्टेंट है। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोफैक्टर ऑफ डी कार्बोक्सिलेज इज, डी कार्बोक्सिलेज का कोफैक्टर है, वी हैव गिवन कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड जिंक। ओके, नाउ डी कार्बोक्सिलेज क्या है? डी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है। ओके, कोफैक्टर ऑफ डी कार्बोक्सिलेज, तो इसमें डी कार्बोक्सिलेज इज एंजाइम। नाउ वी नो दैट कुछ एंजाइम्स को अपना फंक्शन करने के लिए, अपने एक्टिविटी शो करने के लिए कुछ कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, राइट? तभी वो प्रोटीन पार्ट प्लस कोफैक्टर मिला के एक होलो एंजाइम बनाते हैं, राइट? होलो एंजाइम इज इक्वल टू कोफैक्टर प्लस अपो एंजाइम, राइट? अपो एंजाइम इज प्रोटीन पार्ट एंड कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट। ये दो जब मिलते हैं तब एक कंप्लीटली फंक्शनल होलो एंजाइम बनाते हैं। अब इन्होंने पूछा है डी कार्बोक्सिलेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोक्सिलाइसिस। ओके, इस एंजाइम का कोफैक्टर क्या है? इस एंजाइम का कोफैक्टर है मैंगनीज, दैट इज ऑप्शन सी। इट विल हेल्प इन द क्लीविंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। How many types of cofactor can be identified? कितने प्रकार के कोफैक्टर की पहचान की गई है? 1, 2, 3 and 4. Now cofactor as we all know that usually जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स में उसे फंक्शन करने के लिए किसी प्रोटीन, क्योंकि हमें पता है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन, सो उस प्रोटीन को काम करने के लिए, फंक्शनल होने के लिए किसी एक एक्स्ट्रा सब यूनिट की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर के साथ जब ये प्रोटीन पार्ट मिलता है तो एक कंप्लीटली फंक्शनल होलो एंजाइम बनाता है, जिसमें प्रोटीन कंपोनेंट को हम कहते हैं अपो एंजाइम, और जो दूसरा पार्ट है, हेल्पिंग पार्ट है, वी कॉल इट एज द कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर्स तीन तरह के होते हैं, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक है कोएंजाइम और एक होता है मेटल आयन। नाउ
प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द नॉन अमीनो एसिड कंपोनेंट दैट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हेटेरोप्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। नाउ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन अगर किसी और ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है, टाइटली अटैच्ड होता है विद कोवैलेंट लिंक्स, देन वी कॉल इट एज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फ्लैवोप्रोटीन्स, ये सब क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, जिसमें कि आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक ग्रुप है, लिपिड प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या रहेंगे? टाइटली लिंक्ड रहेंगे। ओके, यूजुअली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो सेकेंड पार्ट होता है, दैट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके प्रोटीन के साथ एसोसिएट होते हैं जस्ट टू कैरी आउट द रिएक्शन, सिर्फ वो पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, क्योंकि कोएंजाइम्स का क्या है? काम है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो वो कैटालिसिस करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आके आपके प्रोटीन के साथ वो कैटालिसिस का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कोएंजाइम्स। और तीसरी जो टाइप है वो है मेटालाइंस। ये भी आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो करते हैं वही करेंगे, फर्क सिर्फ इतना है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और ये मेटालाइंस है, जैसे कॉपर आयन, जिंक आयन, मैंगनीज, कोबाल्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो 3 तरह के कोफैक्टर्स हो गए। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो कि टाइटली एसोसिएटेड रहते हैं, यूजुअली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स का जो सेकंड पार्ट, दैट वी कॉल इट एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम्स विच आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि कैटालिसिस करने में मदद करेंगे। सेम चीज मेटालाइंस भी करते हैं एंड दे आर कैटेगराइज्ड इनटू थर्ड कैटेगरी। सो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर: प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटालाइंस। लिविंग स्टेट इज जीवित अवस्था है, नॉन इक्विलिब्रियम एंड नॉन स्टेडी स्टेट, इक्विलिब्रियम एंड स्टेडी स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम एंड स्टेडी स्टेट, इक्विलिब्रियम एंड नॉन स्टेडी स्टेट। नाउ रिमेंबर, लिविंग स्टेट का मतलब क्या है? लिविंग बीइंग और मेटाबॉलिज्म सिनोनिमसली यूज किए जा सकते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जब तक बॉडी में मेटाबॉलिज्म शुरू है तब तक के हम जीवित हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? different type of chemical reactions that are taking place within our body. It could be catabolic, it could be anabolic. तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जब तक के शुरू है तब तक के हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो बीइंग है वो लिविंग स्टेट में है, राइट? सो अब ये सारी चीजें जब शुरू होती है, इट शुड बी इन अ स्टेडी फॉर्म, राइट? स्टेडी स्टेट में चलनी चाहिए कि कैटाबॉलिज्म, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी कैप्चर की गई, फिर एनर्जी रिलीज की गई, फिर कैप्चर की गई, राइट? सो इट्स अ स्टेडी स्टेट। वी मेंटेन अ स्टेडी स्टेट ऑफ लिविंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इक्विलिब्रियम में हैं। नो, बॉडी, अ लिविंग बॉडी इज नेवर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हम हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सारी चीजें स्थिर हो जाना, जबकि लिविंग बॉडी इज हाईली डायनामिक, चेंजेस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। सो वी कैन से कि लिविंग स्टेट भले ही एक स्टेडी स्टेट है, बट इट इज नेवर ऑन एन इक्विलिब्रियम, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम, बट इट इज अ स्टेडी स्टेट। Macromolecules with more than 10,000 Dalton molecular weight are 10,000 Dalton से अधिक अनुभार वाले बृहद अणु हैं। ओके, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका वजन 10,000 डाल्टन से ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट। नाउ यूजुअली अगर हम देखें तो 10,000 डाल्टन से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? पॉलीमर्स का। पॉलीमर्स कैसे? आपके कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पॉलीसैकेराइड्स, राइट? प्रोटीन्स हो सकते हैं, इट कुड बी एनी पॉलीमर, एंड वी नो दैट इन आवर बॉडी पॉलीमर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
right? And that is why I can say कि macromolecules with more than 10,000 Daltons of molecular weight are all organic compounds. Water, minerals and lipids do not have that much of weight. Inorganic compounds में भी इतना नहीं होता है. It is just the organic compounds, that is option B, जिनका molecular weight इतना high होता है, right? Biomacromolecules, जिन्हें हम polymers कहते हैं, biopolymers, they are the organic compounds with more than 10,000 Daltons of molecular weight. मैच द कॉलम. कॉलम मिलान करें. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया गया आपको. कॉलम 1 में आपको कैटेगरी दी है, कॉलम 2 में आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए गए. नाउ ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली ट्राई आपको जो चीज सबसे पहले आती है मैच इट. पिगमेंट्स, वी वेरी वेल नो कि कैरोटीनॉइड्स और एंथ्रोसाइनिन आर पिगमेंट्स. सो आई विल गो विथ A to 4. नाउ A with 4 कितने ऑप्शंस में है? सिर्फ एक ऑप्शन में, that is option B, and that is why for me this is the correct answer. दूसरा जो ऑप्शन अगर मैं मैच करके देखूं तो वो रहेगा कंफर्म करने के लिए. लेट्स सी, यहाँ दिया गया B with 2, तो B is terpenoids and monoterpenes and diterpenes, which is correct. Okay, secondary metabolites की कैटेगरी, terpenes में monoterpenes and terpenoids में monoterpenes and diterpenes आते हैं. Then alkaloids. Now alkaloids is given with 3, which is correct. Morphine and codeine are alkaloids. Lectins, concanvalin, that is option A, right? So D with 1. Toxins, abrine, ricin are toxins और drugs, vinblastine, curcumin, ये सब drugs है. और ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके ऑप्शन बी में एकदम करेक्टली मैच किए गए, एंड दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. यूजुअली आप एक या दो मैच कर लेते हैं तो आपका आंसर मिल जाता है. सो ट्राई टू गो विद द मोस्ट कॉन्फिडेंट ऑप्शन कि ये तो आपको पता ही 100% गलत नहीं होगा. इफ यू चूज दैट, आंसर्स बहुत क्लियर हो जाएंगे आप. आगे मैच द कॉलम. निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें. कॉलम 1, कॉलम 2. प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर, कोएंजाइम, NAD, हीम एंड जिंक आयंस. नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर दी वंस जो कि आपके प्रोटीन के साथ में टाइटली एसोसिएटेड रहता है, राइट? जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, इनमें ग्लाइको दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, लाइपोप्रोटीन्स में लिपिड आर द प्रोस्थेटिक ग्रुप. सेम गोज विद द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन में हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप whereas the globin is the protein part, right? So prosthetic group goes with heme. So that is why A with 2. कोफैक्टर. ओके, कोफैक्टर और कोएंजाइम में फर्क क्या है अब मैं आपको बताती हूँ. देखिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस जो है वो कोफैक्टर के पार्ट्स. बट जब ऐसा कुछ दिया होता है तो यूजुअली कोफैक्टर में हम जो नॉन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें कंसिडर करते हैं. ओके, और कोएंजाइम में हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं. नाउ NAD is a coenzyme because it's an organic molecule, whereas zinc ions are inorganic and that is why they come under the category of metal ions या फिर cofactors. So A with 2, तो A with 2 दो जगह पे है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है. And cofactor that is B with 3, तो B with 3 is option A and C with 1 is in option A and that is why option A is the correct answer. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें. कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है. कॉलम 1 में दिया गया है प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, मेटल आयंस, और कॉलम 2 में आपको दिया गया है कि किस तरह से वो बाउंड होते हैं. ओके, नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है इट बाइंड्स टू द प्रोटीन पार्ट वेरी टाइटली. ओके,
So prosthetic groups are tightly bound to the apoenzyme. Apoenzyme होलोएंजाइम का पार्ट है. होलोएंजाइम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोफैक्टर और एक होता है अपोएंजाइम, राइट. तो अपोएंजाइम जो है along with the cofactor forms a fully functional holoenzyme. तो अगर ये कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो it will bind to the apoenzyme tightly and that is why A goes with 2. Now coenzyme जो है it forms a transient binding. Okay, एक weak bond, एकदम transient means momentary. Okay, momentary bond form करता है सिर्फ कैटालिसिस करने तक with the apoenzyme. That is why coenzyme 3 के साथ रहेगा. Metal ions usually forms coordination bond with apoenzyme and that is why C goes with 1. So A with 2 तीन options में है. Okay. Coenzyme, that is option B with 3. Option B with 3 is only in option A and that is why option A is the correct answer क्योंकि उसमें थर्ड वाला भी एकदम करेक्टली मैच किया गया है. मैच द फॉलोइंग कॉलम. निम्नलिखित स्तंभों का मिलान करें. कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कॉलम 1 में है इंसुलिन, फेरोडॉक्सिन, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन. कॉलम 2 में आपको दिया गया अमीनो एसिड्स की संख्या. अब अगर हम इंसुलिन देखते हैं तो इंसुलिन 2 चेन्स में होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 51 अमीनो एसिड्स which are in 2 chains A and B. A में होते हैं 21 अमीनो एसिड्स और B में होते हैं 30 अमीनो एसिड्स. ओके. फेरोडॉक्सिन क्या है? इट्स अ आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन and the iron and sulfur are organized as iron sulfur clusters. वही ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन जो है it's the most abundant protein, albumin protein in the human blood plasma. Okay, तो हमारे ब्लड में होता है, ब्लड प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट है ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन and it's a single polypeptide chain of 582 amino acid residues, right? तो इस हिसाब से इंसुलिन हैज अमीनो एसिड इन इट्स 2 polynucleotide chain, okay, which is what it is actually not polynucleotide, it is polypeptide chains, okay, because amino acid की chain है, peptide, okay, polypeptide chains actually. So yes, A goes with 2, B goes with what? Your 97 amino acids and C goes with 582 amino acid and that is why A with 2, B with 3, A with 2 and B with 3 and C with 1, that is option B is the correct answer. Match the following. निम्नलिखित को सुमेलित करें. Now we have different structures, ठीक है, different बायोमोलिक्यूल्स दिए गए हैं हमको एंड हमको उसमें जो अमीनो एसिड्स या कार्बन है वो किस हिसाब से प्लेस्ड है या कितने नंबर्स के हैं उस हिसाब से उन्हें मैच करना है. नाउ सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं. ओके, नाउ वैलिन, टायरोसिन, लाइसिन क्या है? अमीनो एसिड्स है. आर्किडोनिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड क्या है? लिपिड्स है. ओके, नाउ वैलिन की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वैलिन के स्ट्रक्चर में इट्स अ नॉन पोलर अमीनो एसिड, राइट, इट्स अ नॉन पोलर अमीनो एसिड. वही टायरोसिन जो है इट्स अ एरोमेटिक अमीनो एसिड बिकॉज इट हैज अ एरोमेटिक रिंग. सो टायरोसिन इज अ एरोमेटिक अमीनो एसिड. आर्किडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम्स होते हैं. इसका फॉर्मूला इज C20H32O2, राइट. 4 डबल बॉन्ड्स होने के कारण 8 हाइड्रोजन कम है. ओके, वही वैलिन क्या है? इट्स अ बेसिक अमीनो एसिड. व्हाई बेसिक? बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप, राइट. इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पोलर अमीनो एसिड एंड पैल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन एटम्स होते हैं. ये 13, 14, 15, 16
16 अमीनो एसिड्स होते हैं. इट्स अ सैचुरेटेड फैटी एसिड C16H32O2, राइट. अब अगर हम इन्हें देखते हैं तो वैलिन, हमने क्या कहा था, वैलिन इज अ अमीनो एसिड. ओके, इट्स अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है. सो यस, इट्स अ न्यूट्रल अमीनो एसिड. टायरोसिन इज अ एरोमेटिक अमीनो एसिड, right? It's a aromatic amino acid. So tyrosine is a aromatic amino acid. Arachidonic acid, that is 3. Arachidonic acid में हमने क्या देखा था, 20 अमीनो एसिड है. तो 20 अमीनो एसिड. लाइसिन क्या है, एक बेसिक अमीनो एसिड है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है. एंड पैल्मेटिक एसिड इज अ फैटी एसिड विद 16 कार्बन एटम्स. सो लेट्स गो 2 के साथ E. ओके, 2 के साथ E यहाँ पे है. ओके, 2 के साथ E यहाँ पे है. 1 के साथ C है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, देन वी हैव 3. 3 के साथ में वी वांट B. 3 के साथ B भी है. लाइसिन, दैट इज 4. लाइसिन 4 विथ F, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड palmitic acid 5 with D, that is also correct. And that is why option D is the most appropriate answer. Match the items in column 1 with items in column 2 and choose the correct option. Column 2 से column 1 का मिलान करें और सही विकल्प चुनें. कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको डिफरेंट चीजें दी गई. कॉलम 1 में आपको दिया है ट्राइग्लिसराइड, मेम्ब्रेन लिपिड, स्टेरॉइड एंड वैक्स. कॉलम 2 में एनिमल हॉर्मोन्स, फेदर्स एंड लीव्स, फॉस्फोलिपिड, फैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स. ओके, सो सबसे पहली चीज अगर आप देखें, मेम्ब्रेन लिपिड. ओके, मेम्ब्रेन लिपिड, सेल मेम्ब्रेन में किस तरह के लिपिड्स होते हैं, वी नो फॉर श्योर कि मेम्ब्रेन लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स. दैट इज व्हाई बी विथ 3. ओके, नाउ बी विथ 3 कितने ऑप्शंस में है, ए और बी में है, तो मैं इन दोनों को नहीं देखूंगी. ओके, देन आई नो कि जो वैक्सेस होते हैं वो यूजुअली प्लांट लीव्स और फेदर्स जो होते हैं, बर्ड्स के फेदर्स एंड ऑल जो होते हैं, उसमें होता है. वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, वाटर रिपेलेंट होना चाहिए, इसलिए. सो दैट इज व्हाई डी विथ 2. नाउ डी विथ 2 इज इन ऑप्शन ए एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. वही अगर हम ट्राइग्लिसराइड्स की बात करते हैं तो यूजुअली जो हमारे बॉडी में लिपिड स्टोर्ड होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में होते हैं. तो ए विथ 4, राइट, ए विथ 4. एंड स्टेरॉइड आर द एनिमल हॉर्मोन्स. वी नो टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब स्टेरॉइड हॉर्मोन्स है. सो यस, एनिमल हॉर्मोन्स आर स्टेरॉइड इन नेचर एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें हर एक ऑप्शन करेक्टली मैच किया गया है. Part of enzyme where substrate is changed into product is called. Okay, substrate is changed into product is called. एंजाइम का हिस्सा जहाँ सबस्ट्रेट को उत्पाद में बदला जाता है उसे कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट, एक्टिव साइट, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप. नाउ एलोस्टेरिक साइट्स क्या होती हैं, यूजुअली अगर आप किसी एंजाइम को एक्टिवेट करना चाहिए, ठीक है, एलोस्टेरिक साइट्स यूजुअली 2 चीजों के लिए यूज की जाती है, एक तो इनहिबिशन के लिए या एक्टिवेशन के लिए. तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन अगर है तो एलोस्टेरिक साइट पे जाके एक एलोस्टेरिक मॉलिक्यूल बैठेगा और वो उस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगा. अगर एलोस्टेरिक एक्टिवेशन हो रहा है तो उस एलोस्टेरिक साइट पे जाके एक एक्टिवेटर बैठेगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, और उसके बाद वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा टू बाइंड विथ सबस्ट्रेट. फाइन. तो एलोस्टेरिक साइट अलग होती है एक्टिव साइट से. एलोस्टेरिक साइट के ऊपर एक्टिवेटर है तो एक्टिव साइट एक्टिवेट होगी. अगर उसके ऊपर आके एक इनहिबिटर बाइंड करता है तो एक्टिव साइट जो होगी वो इनएक्टिव हो जाएगी, राइट. सो एलोस्टेरिक साइट इज कंप्लीटली डिफरेंट. इट हैज नथिंग टू डू विथ सबस्ट्रेट बाइंडिंग. ओके, सबस्ट्रेट बाइंडिंग के साथ एसोसिएटेड जो साइट है दैट इज द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट पे जब सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा तभी एंजाइम अपना काम करेगा और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा.
So the part of enzyme where the substrate is changed into the product is called as the active site. That is option B is the correct answer. कोफैक्टर हमें पता है, कोफैक्टर ऐसे सब्सटेंसेस है या ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो जब आपके प्रोटीन को आके बाइंड होते हैं तो आपका प्रोटीन फुल्ली फंक्शनल बन जाता है, एक होलो एंजाइम बन जाता है. ओके, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज सेम, इट इज अ टाइप ऑफ कोफैक्टर, बट प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो होते हैं दे आर टाइटली बाउंड टू दी प्रोटीन, राइट. सो एक्टिव साइट जो होती है, अगर आप देखें तो एक्टिव साइट के ऊपर आके आपका सबस्ट्रेट बाइंड करेगा. सबस्ट्रेट जो है वो इस एक्टिव साइट में प्रेजेंट जो अमीनो एसिड के आर चेन्स है, राइट, आर ग्रुप्स है, उनके साथ इंटरैक्ट करेगा और फिर वो उसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, सो इट्स द एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट इज चेंज इनटू द प्रोडक्ट. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किसके कारण होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड, एसएस लिंकेज, आयनिक बॉन्ड्स. नाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स किससे बना हुआ होता है? अमीनो एसिड्स से. वी नो दैट देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी. पूछा हमको प्राइमरी है तो हम प्राइमरी ही देखेंगे. प्राइमरी में क्या होता है? अमीनो एसिड की चेन होती है और ये अमीनो एसिड जो है वो एक दूसरे से एक खास बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ते हैं जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स. सो प्राइमरी संरचना जो है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, वो पेप्टाइड बॉन्ड्स की वजह से होता है एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में. और अगर हम बात करें एसएस लिंकेज की तो सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड्स है यूजुअली टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जब होता है वहां पर डाइसल्फाइड लिंकेज शो करते हैं. प्रोटीन अमीनो एसिड आर, प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड है लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी एक्सेप्ट ग्लाइसिन विथ नो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी एक्सेप्ट ग्लाइसिन विच इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. Now, amino acids in proteins. Now, what is levorotatory, dextrorotatory? Enantiomers जो होते हैं, enantiomers ऐसे molecules होते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये जो molecules है ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, उसको रोटेट करने में सक्षम होते हैं. तो अगर कोई मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का एक फॉर्म, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का एक फॉर्म अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की ओर रोटेट कर सकता है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है तो उसे हम कहते हैं लीवो रोटेटरी. वही अगर उसका एक फॉर्म उस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है या राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, देन वी कॉल इट एज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी. Now for proteins to fold in their functional state, ठीक है, प्रोटीन को अगर उनके फंक्शनल स्टेट में फोल्ड होना है तो उसके लिए जरूरी है कि सभी के सभी अमीनो एसिड एक ही तरह के हो, ईदर L और D. But in nature all the amino acids in proteins they occur in their L form, that is the levorotatory form. But लीवो रोटेटरी होने के लिए या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने के लिए इम्पॉर्टेंट है एक कायरल कार्बन, क्योंकि ये कायरल कार्बन क्या है जिसके ऊपर 4 अलग ग्रुप्स अटैच्ड है. ओके, 4 अलग ग्रुप्स अटैच होने के कारण क्या होता है कि इट कैन फॉर्म अ मिरर इमेज, जिसे हम एनेंशियोमर्स कहते हैं. एनेंशियोमर्स को हम मिरर इमेजेस भी कहते हैं. सो कायरल कार्बन की वजह से मिरर इमेजेस बनना संभव होता है. बट ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें ये जो R है इट इज रिप्लेस्ड बाय H. सो कायरल कार्बन वहां पे प्रेजेंट नहीं है एंड दैट इज व्हाई एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर अमीनो एसिड्स शो व्हाट एनेंशियोमरिक फॉर्म्स. ग्लाइसिन का कोई एनेंशियोमरिक फॉर्म नहीं है, उसके अलावा बाकी सभी अमीनो एसिड्स का एनेंशियोमरिक फॉर्म है. Glycine is non-rotatory, whereas
In proteins, all the amino acids are levorotatory, and that is why option C is the correct answer. ग्लाइसिन डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं होता है, इट इज नॉन रोटेटरी, क्योंकि उसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता. रेड्यूसिंग शुगर आर अपचायक शर्करा है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ट्रीहैलोज, ऑल ऑफ द अबव. नाउ रेड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? रेड्यूसिंग शुगर्स आर दी शुगर्स जिनके एनोमेरिक कार्बन, ओके, ऐसा कार्बन जहां से कार्बोक्सिल जो ग्रुप है दैट इज डिराइव. सो ऐसा कार्बन, ऐसा एनोमेरिक कार्बन जिसके ऊपर फ्री OH ग्रुप अटैच्ड है, दिस OH ग्रुप कैन रिड्यूस द अदर कंपाउंड्स. और ऐसा ग्रुप अगर किसी शुगर में प्रेजेंट है देन वी कॉल इट एज द रेड्यूसिंग शुगर्स. Whereas नॉन रेड्यूसिंग शुगर्स में ऐसा कोई भी OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता. अब अगर हम देखते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सो इनमें होता है आपका एनोमेरिक कार्बन OH ग्रुप, राइट? OH ग्रुप प्रेजेंट है एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट all of these glucose, fructose, galactose, maltose and lactose are reducing sugar, and that is why option A is the correct answer. Starch, glycogen, cellulose, these are non-reducing sugars because they do not have a free OH group on their anomeric carbons. The monomer units of chitin and fungal cellulose are, chitin और कवक सेल्यूलोज के मोनोमर इकाइयां है मैनिटॉल, एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड. नाउ मोनोमरिक यूनिट्स ऑफ chitin and fungus cellulose. Now fungus cellulose क्या चीज है? It is the part of, it is also called as the fungal cell wall. Fungal cell wall जो है उसी को फंगल सेल्यूलोज भी कहते हैं. एंड वी नो दैट फंगल सेल वॉल का मेन जो यूनिट है या मेन जो कंपोनेंट है दैट इज नथिंग बट दी काइटिन. ओके, सो पूछ वो यही रहा है कि काइटिन का मोनोमेरिक यूनिट क्या है. एंड वी ऑल नो दैट काइटिन इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ N-acetyl glucosamine, and that is why option B is the correct answer. The repeating unit chitin is a homopolysaccharide. It's an organic substance formed by the repetition of N-acetyl glucosamine linked by beta-1,4 glycosidic linkage, and it is found as the structural components of fungal walls, also called as fungal cellulose. So पूछा आपको काइटिन के बारे में ही गया है. So we know that chitin is made up of N-acetyl glucosamine which is linked to each other by beta-1,4 glycosidic linkage. The most abundant protein in animal world is, जंतु जगत में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्रोटीन है. हमें पूछा गया है प्रोटीन. ओके, so in animal world the most abundant protein is nothing but the collagen. Okay, collagen is the most abundant protein in the animal world. अगर हम अपने में ही देखें तो almost 25 to 30% is collagen protein content का total 25 to 30% is collagen. It's the most abundant among the mammals and yes animal world में, but in the over the surface of the earth. ठीक है, अर्थ सरफेस पे सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन अगर आपसे पूछा जाता तो इट वुड हैव बीन रूबिस्को. ओके, रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, बट इन द एनिमल वर्ल्ड द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज द कोलाजन, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The most common carbohydrate monomer is, सबसे आम कार्बोहाइड्रेट एकलक है maltose, lactose, glucose, galactose. Now look at any of the carbohydrate. ठीक है, स्टार्च में ग्लूकोज होता है, सेल्यूलोज ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज होता है,
glucose is a part of many your disaccharides, right? Sucrose, fructose. So यहाँ not fructose, sucrose, maltose, इन सब में ग्लूकोज तो डेफिनेटली होता है. सो द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट मोनोमर इज नथिंग बट ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे आम कार्बोहाइड्रेट एकलक है. द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन अ कार्बोहाइड्रेट. एक कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात क्या है? नाउ कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें, ठीक है. नाउ जनरल फॉर्मूला से मेरा मतलब है जो यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं का इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज. तो ग्लूकोज इज C6H12O6, राइट. और इसी से हम फॉर्मूला निकालते हैं CnH2nOn, राइट. दैट मीन्स 1:2:1. ये हो गया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2:1. हमें पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात क्या है. सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का अनुपात इज 2:1 एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The sweetest chemical is, सबसे मीठा रसायन है फ्रुक्टोज, लैक्टोज, मैनोज एंड थुमेटिन. नाउ अगर आप देखें तो फ्रुक्टोज, लैक्टोज और मैनोज क्या है? शुगर्स. बट थुमेटिन इज नॉट अ शुगर, इट्स अ प्रोटीन. बट यूजुअली जब हम स्वीटनेस एंड ऑल की बात करते हैं, शुगर्स की बात करते हैं, तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूजुअली कंसिडर करते हैं, राइट. बट अमंगस्ट ऑल ऑफ दीज द स्वीटेस्ट केमिकल, क्योंकि हमको शुगर नहीं पूछा गया, हमको केमिकल पूछा गया है, तो इट्स द थुमेटिन, ऑल्सो कॉल्ड एज थैलिन. थुमेटिन जो है इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट सब्सटेंस. इट इज इंटेंसली स्वीट टेस्टिंग प्रोटीन, वन ऑन अ मोलर बेसिस, ठीक है, 1,00,000 times as sweet as sucrose, found in the fruit of Thaumatococcus danieli. It is also called as thalin and known as the sweetest substance. So it is usually used as a sweetener, but it's a protein, not a sugar, but it's the sweetest chemical known. The true statement about the above structure is, उपरोक्त संरचना के बारे में सही कथन है. स्ट्रक्चर देखिए आप, ये स्ट्रक्चर देख के आपको क्या लगता है कि किस चीज का स्ट्रक्चर होगा? अगर आप यहां ध्यान दें, सो ये जो चीज है दिस इज नथिंग बट दी ग्लिसरॉल बैकबोन, राइट. इस ग्लिसरॉल बैकबोन पे एक साइड में वी हैव व्हाट? फैटी एसिड चेन. दूसरे पे भी वी हैव अ फैटी एसिड चेन एंड थर्ड पे वी हैव अ फॉस्फेट ग्रुप with a R group attached to it, right? So ये somewhat ऐसा हो गया कि C phosphate with a R and this is fatty acid and this is fatty acid. तो ये structure किस चीज का बन गया? This has become a phospholipid. Phospholipid किसका constituent है? Phospholipids are the constituent of your cell membrane and that is why option B is the most appropriate answer. कोलेस्ट्रॉल है क्या? नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड फैमिली में आता है. स्टेरॉइड के 4 रिंग स्ट्रक्चर उसके लिए एक्सक्लूसिव होता है, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है. न्यूक्लिक एसिड के लिए नाइट्रोजन बेस होना जरूरी था, तो न्यूक्लिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि उसमें पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप आता है. acts as a enzyme. Okay, now enzyme are usually proteins. Proteins के लिए important क्या है? अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है. नाइट्रोजन हमें कहीं दिख रहा है क्या? नहीं. So that is why we'll say that it is a phospholipid which is constituent of your cell membrane.
वाटसन क्रिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज, डीएनए की वाटसन क्रिक संरचना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ना। वाटसन एंड क्रिक जो थे उन्होंने हमें क्या बताया था, उन्होंने हमें डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। उन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, बल्कि उन्होंने हमें ये बताया था कि ये जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये दो चेन मिलके एक राइट हैंडेड हेलिक्स का फॉर्मेशन करती है, राइट। सो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है दैट वाज द प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड हेलिक्स जो है दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाटसन एंड क्रिक ने हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताया था डीएनए का। उन्होंने बताया था कि एक कंप्लीट जो टर्न है हेलिक्स का उसे हम पिच कहते हैं, जिसका साइज कितना है, जिसका लेंथ कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, जिसमें कि 10 बेस पेयर्स होते हैं और हर एक के बीच का डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट और जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट का है, राइट। सो वाटसन एंड क्रिक टोल्ड अस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, दैट इज डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। Which of the following pair is a monosaccharide? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड सुक्रोज, राइबोज एंड माल्टोज, राइबोज एंड सुक्रोज। नाउ वी ऑल नो कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर दी मोनोमेरिक sugars, these are the monosaccharides. Glucose is also a hexose, fructose is also a hexose, glucose is a aldose sugar and fructose is a ketose sugar, right? Sucrose is a disaccharide and maltose is also a disaccharide. Maltose में क्या है आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज एंड सुक्रोज इज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सो ये डाइसैकेराइड्स है। सो इन्होंने पूछा है पेयर ऑफ मोनोसैकेराइड विच इज ऑप्शन ए एंड दैट इज द करेक्ट